नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरे जीवन साथी। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सिया आदित्य को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए वो शॉपिंग करने जाती है। रास्ते में वो तनु से मिलकर रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक तनु चिल्लाती है, सिया संभल कर। तनु, हेलो हेलो दक्ष, मैं तनु बोल रही हूँ। तुम मिस्टर वोरा को लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो, सिया का एक्सीडेंट हो गया है। दक्ष, क्या? लेकिन कैसे? तनु, इन सब का टाइम नहीं है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आओ। मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दक्ष, ओके, तुम एडमिट करो, हम आते हैं। आदित्य मीटिंग में था। आदित्य को कभी पसंद नहीं था कि कोई भी उसे मीटिंग के बीच में परेशान करे, चाहे वो उसका सबसे अजीज ही क्यों ना हो। लेकिन आज दक्ष मीटिंग रूम में दौड़कर घुस जाता है। आदित्य, व्हाट इज दिस? दक्ष, भाई भाभी का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चल। आदित्य एकदम कोट उठाकर जल्दी से निकल जाता है। दक्ष भी जितनी तेज ड्राइव कर सकता था वो कर रहा था। इधर तारा को जब खबर मिलती है कि सिया का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो बहुत खुश होती है। वेल डन सूरज, वेल डन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम आओ, तुम्हारा इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सूरज जी। तनु, डॉक्टर, शी इज मिसिस वोहरा, इमरजेंसी। डॉक्टर, ओह गॉड, नर्स फास्ट, इन्हें जल्दी ओटी में लेकर चलिए, ऑपरेशन की प्रिपरेशन करो। आप प्लीज़ एंट्री फॉर्म फिल कर दीजिए। तनु, आप प्लीज़ उसे बचा लेना। डॉक्टर, डोंट वरी, वी विल डू आवर बेस्ट। ओटी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तनु वहीं चेयर पर बैठ जाती है। उसके सारे कपड़े खून में गंदे थे। वो बस हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की जा रही थी। तभी वहाँ दक्ष और आदित्य पहुँचते हैं। आदित्य, तनु, सिया कहाँ है और हुआ कैसे ये सब? वो ठीक तो है ना? तनु, मिस्टर वोहरा वो इमरजेंसी ओटी में है। ये सुनकर आदित्य को समझने में देर नहीं लगती कि सिया की हालत कुछ खास नहीं है। वो खुद को संभाल नहीं पाता, वो वहीं चेयर पर बैठ जाता है। तनु, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, सब अच्छा चल रहा था, एकदम मेरी दोस्त के साथ इतना कुछ, वो भी मेरी आंखों के सामने। दक्ष, तुम प्लीज़ मेरी सिया को बचा लो। मिस्टर वोहरा, आप तो बहुत पैसे वाले हैं, सब कुछ हासिल हो सकता है आपको, तो क्या मेरी दोस्त की सलामती नहीं खरीद सकते? प्लीज़ मेरी दोस्त को बचा लो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। दक्ष, संभालो खुद को। तनु, आदित्य हिम्मत करके अपनी चुप्पी तोड़ता है। इतनी देर में ओटी में है सिया? तनु, आधा घंटा, आप जाकर फॉर्मेलिटीज़ फिल कर दीजिए। दक्ष, भाई आप बैठो, मैं करके आता हूँ। आदित्य, नहीं दक्ष, पति तो मैं हूँ, मैं कर आऊँगा, तनु को अभी तेरी ज़रूरत है। ये कहकर आदित्य रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटीज़ फिल करता है और सामने मंदिर में चला जाता है। बहुत स्ट्रांग बनता हूँ मैं भगवान, लेकिन मैं नहीं हूँ। आपने मुझसे मेरे माँ बाप छीने, मैंने तब कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब नहीं। अगर मेरी सिया को कुछ भी हुआ ना, हाँ मेरी सिया को, तो मैं भूल जाऊंगा कि फीलिंग्स या इंसानियत जैसी कोई चीज़ भी होती है। आपका और मेरा हर रिश्ता ख़त्म। इतना कहकर आदित्य अपने आंसू पहुँचता है और ऐसा दिखाकर जैसे वो रोया ही नहीं, वापस ओटी के बाहर आ जाता है। आदित्य, तनु, काफ़ी वक्त हो गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए। सिया को होश आने पर मैं दक्ष को तुम्हें लेने भेज दूंगा, सिया से मिल लेना। तनु, पर आदित्य, तनु बी स्ट्रांग, कुछ खा कर आओ और कपड़े चेंज कर लेना, मन ना लगे तो आ जाना। दक्ष, तनु को छोड़कर आओ। दक्ष, जी भाई। दक्ष तनु को छोड़कर आ चुका था। 4 घंटे हो गए थे, लेकिन अब तक ऑपरेशन चल रहा था। आदित्य और दक्ष कभी इधर उधर घूमकर, कभी बैठकर, कभी दीवार से कमर लगाकर, तो कभी ओटी की लाइट को देखते हुए सिया की खबर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी ओटी की लाइट ऑफ होती है, डॉक्टर बाहर आती है। आदित्य, डॉक्टर, सिया, मैं उसका पति हूँ, कैसी है वो? डॉक्टर, डोंट वरी मिस्टर वोरा, मिसेस वोरा बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। अभी उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, कुछ ही घंटों में उन्हें होश भी आ जाएगा। आदित्य, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आदित्य ऊपर की ओर देखते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करता है, जैसे वो कह रहा हो, इस दिल की धड़कन वापस करने के लिए शुक्रिया।
सिया को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। आदित्य सिया का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके पास ही बैठा था। वहीं दक्ष सिया की मेडिसिन लेने गया था। आदित्य अपने दूसरे हाथ से सिया के चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे करता है और उसके माथे को बड़ी नजाकत से चूम लेता है। सिया थोड़ा हिलती डुलती है। आदित्य एकदम से पीछे हो जाता है। सिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आदित्य, हेलो मिसेस वोरा। सिया, हम कहाँ हैं? आदित्य, हॉस्पिटल में। सिया, लेकिन क्या? आदित्य, शायद आपको घर में रह रहकर बोरियत हो रही होगी। अब ये तो आप ही बता सकती हैं ना। सिया को कुछ कुछ याद आता है। तभी दक्ष भी मेडिसिन लेकर रूम में आता है। भाभी, कैसा फील कर रही हैं आप अब? सिया, ऐसा लग रहा है किसी ने खूब पीटा है। मुझे बहुत थकावट सी हो रही है। सर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। आदित्य उसकी बात सुनकर मन ही मन हंस देता है। अच्छा दक्ष, एक काम कर, तनु को ले आ और उधर से दादी को भी ले आना। सूप भी लेते आना सिया के लिए। दक्ष जी भाई, मैं यूं गया और यूं आया। उधर तारा को पता चलता है कि सिया अब सेफ है। वो अपनी ड्रिंक का ग्लास फेंक कर मारती है। ओह गॉड, क्या है ये लड़की? पहले मेरे आदि को छीन लिया, फिर बदनामी से भी बच गई, फिर मेरी नौकरी खा गई, फिर मेरे फैंस को छीन लिया, अब मौत से भी बच गई। लेकिन मैं भी तारा कपूर हूँ। तारा कपूर, तुझे मौत के घाट उतार कर ही दम लूंगी। अब रूम में सिर्फ सिया और आदित्य थे। आदित्य ने सिया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आदित्य, क्या जरूरत थी मार्केट जाने की? कुछ चाहिए था तो दक्ष को बोल देती और तनु को घर बुला लेती। सिया, सॉरी, लेकिन हम तो रेड लाइट पर ही क्रॉस कर रहे थे। फिर भी एक गाड़ी फुल स्पीड में पता नहीं कहां से निकल कर आ गई। लता जी सिया के लिए सूप लाई हैं, तो दूसरी ओर तारा के सर पर सिया को मारने का भूत सवार है। वो अभी भी पीछे नहीं हट रही है। आदित्य कुछ सोचता है, फिर वो अपना फ़ोन निकालकर रूम के कॉर्नर में किसी को कॉल करता है। तब तक तनु और लता जी भी दक्ष के साथ बाहर आ जाती हैं। लता जी सिया को गले से लगा लेती हैं। मेरी बच्ची, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है तुझे। सिया, दादी शांत हो जाइए, हम अब बिल्कुल ठीक हैं। लता जी, हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है कितनी दुबली हो गई है तू। चल सूप पी ले। तनु सिया को पकड़कर बैठाती है। सिया, बस दादी, अभी और हमारा मन नहीं है, थोड़ी देर में हम पी लेंगे। सिया दादी को सूप पीने के लिए मना करती है। लता जी, ठीक है बेटा। आदित्य, आप फॉर्मल में हैं, एक काम करिए, कुछ कैजुअल पहनाइए और डिनर कराना, तब तक हम यहाँ हैं। और दक्ष, तब तक तुम तनु को घर छोड़ाओ, रात होने वाली है। दक्ष, जी दादी माँ। तभी करीब 8 से 10 लोग ब्लैक सूट में वहाँ आते हैं। आदित्य, दादी, इन्हें मैंने बुलाया है। मुझे लगता है सिया पर हमला करने वाला कोई हमारा करीबी ही है। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। लता जी, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। उधर तारा बार बार गुस्से में लाल हुए जा रही थी। मीरा, इस बार हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें ही हमारा काम करना होगा, तुम समझ रही हो ना मीरा? मीरा, जी 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 मैम। तारा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। और हाँ, अगर काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी जान लेने में वक्त भी नहीं लगाऊंगी। मीरा, जी। तारा, गुड, अब मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर सिया यहाँ चाहिए, कुछ भी करो। मीरा, लेकिन मैम मैं। तारा, तो ठीक है, अपनी लास्ट विश बोलो। मीरा, नो 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 मैम, मैं करूँगी ये काम। तारा, ओ बेबी, यही चीज़ तो मुझे तुम्हारी पसंद है। सिया लेटकर आराम कर रही थी। रात का वक्त था, शायद उसकी आंखें लग चुकी थी। लता जी भी उसके साइड में लेटी थी। तभी नर्स के आने से उनकी आंख खुलती है। नर्स हार्ट बीट चेक करती है और सिया को इंजेक्शन देकर चली जाती है। लता जी भी वॉशरूम जाती हैं। वो सिया के बारे में ही सोच रही थी। तभी आते हुए उनका पैर फिसल जाता है। रात को शायद स्टाफ एक्टिव कम था, तो बॉडीगार्ड्स ही उन्हें उठाते हैं और वापस अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। लता जी भी वापस आकर बैठ जाती हैं। तारा, मीरा, क्या है? बोला था ना काम होने से पहले कॉल मत करना। मीरा, मैम काम हो चुका है, अब ये बताइए सिया को लेकर कहाँ आना है? तारा एकदम से खड़ी होकर, व्हाट, तुमने काम कर दिया? OMG, यू आर अमेजिंग मीरा। मीरा, अच्छा एक काम करो, हमारे शहर से बाहर जो पुरानी फैक्ट्री है वहाँ छोड़ आओ, बाकी मैं खुद संभाल लूँगी। मीरा,
ओके मैम। तारा सूरज को कॉल लगाती है। तारा, सूरज तुझे दूसरा और आखिरी मौका दे रही हूँ, लोकेशन पर पहुँच और उस पर नज़र रखना, किसी को इसके वहाँ होने की भी भनक तक ना लगे, तुझे तेरे पैसे मिलते रहेंगे। सूरज, जो हुक्म मिस ब्यूटीफुल। तारा, हाँ हाँ ठीक है, चल फ़ोन रख। अब लता जी को सिया का सोना अजीब लगता है। वो हिलडुल भी नहीं रही थी। वो सिया को छुकर देखती है तो वहाँ सिया थी ही नहीं। वो ये देखकर बहुत घबरा जाती हैं। वो तुरंत आदित्य को कॉल करके सब बताती हैं। आदित्य तुरंत हॉस्पिटल आता है। दक्ष भी पहुंच चुका था। लता जी, आदित्य पता नहीं कैसे हुआ, हम तो यहीं थे। आदित्य, दादी खुद को ब्लेम मत कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। दक्ष, चल सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि रूम में सिर्फ एक नर्स आई थी और वापस चली गई, लेकिन लता जी के बाहर जाने के बाद वो फिर से रूम में आकर सिया को व्हील चेयर पर डॉक्टर्स के लिए बने रास्ते से ले जाती है। आदित्य और दक्ष ये सब सीसीटीवी फुटेज में चेक करते हैं। दक्ष बॉडीगार्ड्स को डांट रहा था, तब तक स्टाफ भी वहाँ आ चुका था। आदित्य दक्ष को बोलता है, नो दक्ष, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। अच्छा दादी, आपको उस नर्स में कुछ अजीब लगा, मतलब वो कैसी दिखती थी? लता जी, बेटा ड्रेस तो उसने वही पहनी थी, मुंह पर मास्क भी था, वो तो आई और इंजेक्शन देकर चली गई। डॉक्टर, लेकिन मिसिस वोरा का तो इस वक्त कोई इंजेक्शन था ही नहीं। आदित्य, इंजेक्शन तो था डॉक्टर, बीमारी का नहीं, किसी और चीज़ का। दक्ष, चल पुलिस स्टेशन चल। तारा, प्राउड ऑफ यू मीरा, वैसे तुमने ये सब किया कैसे? मीरा, मैम पहले तो मैं बॉडीगार्ड्स को देखकर डर गई थी, लेकिन फिर मैं नर्स की ड्रेस में गई तो मुझे किसी ने नहीं रोका। मैंने सिया को नशे का इंजेक्शन दिया क्योंकि वो कभी भी उठ सकती थी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। फिर लता जी वॉशरूम गई, वहाँ मैंने मेडिसिन गिरा दी जिस पर वो फिसल गई। तब तक सबका ध्यान उधर भटक गया और मैं सिया को लेकर डॉक्टर्स डोर से निकल गई। तारा, बहुत शानदार, मैं भी उस सिया की बच्चे का वो हाल करूंगी जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही तकलीफ उसे महसूस कराऊंगी जो मुझे सबके सामने बेइज्जत होते हुए महसूस हुई थी। मीरा, लेकिन मैम उन लोगों को अब तक हम पर शक हो गया होगा। तारा, एग्जैक्टली, तुम ये टिकट्स पकड़ो और फ्लाइट पकड़कर कुछ दिन के लिए बाहर चली जाओ। मैंने तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम कर दिया है। उधर आदित्य, दक्ष तुरंत पुलिस को सारी सिचुएशन बताते हैं। वो लोग हॉस्पिटल के कैमरा चेक करते हैं। पुलिस, 1 मिनट, पोज करके जूम करना। देखिए मिस्टर वोरा, यहाँ से किसी को एक वैन में बिठाकर ले जाया गया है, हो ना हो ये मिसिस वोरा ही हैं, लेकिन अंधेरे में गाड़ी नंबर भी ठीक से नहीं दिख पा रहा है। हवलदार, सर सामने कुछ दूरी पर चेक पोस्ट है, क्या पता वहाँ कुछ पता चल जाए। आदित्य, ओके इंस्पेक्टर, हम भी आपके साथ चलते हैं, मिलकर ढूंढेंगे तो काम आसान हो जाएगा। आप चलिए, हमारी कार आपके पीछे ही रहेगी। आदित्य पुलिस को बोलता है। पुलिस, ठीक है आदित्य, जैसा आपको ठीक लगे। दक्ष, भाई आप प्लीज़ टेंशन ना लीजिए, हम मिलकर भाभी को ढूंढ लेंगे। आदित्य, कैसे टेंशन ना लूँ? दक्ष, ये एक्सीडेंट होना, इतने सिक्योरिटीज़ के बाद सिया का हॉस्पिटल से गायब होना कोई आम बात नहीं है। दक्ष, ये तो है भाई, लेकिन हम किस पर शक करें? आदित्य, अभी शक करने का टाइम नहीं है, ना जाने मेरे कितने दुश्मन हैं, लेकिन अभी मेरे लिए सिया की जान जरूरी है, मुझे कुछ भी करके उसे बचाना होगा। दक्ष, लेकिन भाई हम उन्हें ढूंढेंगे का? आदित्य, मुझे खुद नहीं पता दक्ष, बस अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कैसी होगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। लगता है चेक पोस्ट आ गया, यहाँ पता करते हैं। पुलिस, मिस्टर आदित्य। आदित्य, हेलो सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ से 1 घंटे के अंदर कोई वैन टाइप गाड़ी गुजरी है जो जल्दी में हो, या प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत अर्जेंट है। पुलिस, रुकिए, मैं आपको कैमरे में देखकर बताता हूँ। तारा बहुत खुश थी आज, तभी उसे किसी का कॉल आता है। हाँ कौन? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बोलोगे और मैं डर जाऊंगी? ठीक है, मैं आती हूँ। ये बातें करने के बाद उसका चेहरा काफ़ी घबरा गया था। वो जल्दी से अपना बैग लेकर बाहर की साइड निकल जाती है। पुलिस, हाँ सर, 2 वैन गई हैं, लेकिन देखिए एक शहर के बाहर निकल गई और एक अंदर, इससे ज़्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। आदित्य, मेरी मदद के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे वाइट कलर वाली वैन के बारे में जानना था। थैंक यू। आदित्य और पुलिस की टीम शहर से बाहर की तरफ
तरफ निकल जाती है। तारा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आकाश, रिलैक्स रिलैक्स, मैं आकाश हूँ, सिया का एक्स बॉयफ्रेंड। तारा, व्हाट? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देखो, मैं पहले ही समझा रही हूँ, मुझसे चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी। ये पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। आकाश, उफ, इतना गुस्सा? पैसे चाहिए किस कम वक्त हो? मुझे तो सिर्फ सिया चाहिए। तारा, तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे सिया के बारे में कहाँ से पता होगा? आकाश, पहले भी बोल चुका हूँ, ज़्यादा होशियार मत बनो वरना आदित्य को सब बता दूंगा। मुझे चुपचाप सिया दे दो, मैं सिया को लेकर बाहर चला जाऊंगा कुछ दिन के लिए, उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने। तारा, ओ तो तुम निहायत ही गिरे हुए हो, मैंने तो सोचा था तुम। आकाश, तमीज़ की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती मिस तारा कपूर। तारा, ठीक है, कल सिया तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं उसे सिर्फ आदित्य से दूर रखना चाहती हूँ। आकाश, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, अब मैं चलता हूँ, बाय। पुलिस, सर आगे तो दूसरी सिटी शुरू हो गई है, मिसेस वोरा यहीं कहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो आप यहीं रुकिए, तब तक हम दूसरे चेक पोस्ट पर पता करके आते हैं। दक्ष, ओके सर। आदित्य वहीं सड़क के बीच में कार रोकर खड़ा हो जाता है। कहाँ चली गई तुम सिया? प्लीज़ वापस आ जाओ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात बताऊंगा। तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो हिंट दो, कोई तो क्लू दो जिससे मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। मेरी यहाँ जान निकली जा रही है, पता नहीं तुम ठीक भी हो या नहीं। आदित्य पूरी रात सड़कों पर सिया के लिए परेशान रहता है। सुबह के करीब 3 बजे थे। वहीं सिया को हल्का हल्का होश आना शुरू होता है। वो आंखें खोलती है, ये हम कहाँ हैं? ओफो, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। सिया उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो हिल भी नहीं पाती। हे रब्बा, हम तो हॉस्पिटल में थे, ये सब कैसे हो गया? अब कैसे निकले यहाँ से? कुछ तो करना होगा। तभी सिया को किसी के कदमों की आहट आती है। वो वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है। सूरज, ये तो अभी तक नशे में है, एक काम करते हैं, हम भी 1-2 घंटे सो लेते हैं। रघु भाई, अगर लड़की उठ गई तो वो कलमोही हमें नहीं छोड़ेगी। आप लोग आराम करो, मैं देखता हूँ, फिर मैं आराम कर लूँगा। सूरज ठीक कह रहा है, चल तू नज़र रख। सूरज चला जाता है तो रघु वहीं बैठ जाता है। सिया धीरे धीरे आंखें खोलती है। रघु उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। सिया, अरे मैं कैसे निकलूंगी, अब तो समझ ही नहीं आ रहा है। सिया धीरे धीरे अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है। करीब 20 मिनट की मेहनत के बाद वो मुंह से अपने हाथ खोल लेती है। तभी रघु उठ जाता है। ओ नो सिया, अब क्या करेगी? कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? रघु उठकर बाहर जाता है। सिया जल्दी जल्दी अपने पैर खोल कर गेट के पीछे छिप जाती है। रघु वापस कमरे में आकर बैठ जाता है। सिया कमरे से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन फैक्ट्री से नहीं। क्या करे, कहाँ जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो देखती है सूरज सोया हुआ है, उसके पास उसका फ़ोन पड़ा हुआ है। सॉरी रब जी, पर आज तो चोरी करनी ही पड़ेगी, रास्ता ही कहाँ छोड़ा है आपने? सिया उसके पास जाकर हल्के से फ़ोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज करवट लेता। ओहो, ये मच्छर भी ना। सिया एकदम नीचे छिप जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से कोशिश करती है। इस बार वो कामयाब हो जाती है। वो फ़ोन लेकर थोड़ा कोने में जाती है, लेकिन हमें तो आदित्य का नंबर भी याद नहीं, कॉल कैसे करे? सोच सिया, जल्दी कुछ सोच। थोड़ी देर बाद सिया एक नंबर मिला देती है। हेलो, कौन? हेलो तनु, मैं सिया। तनु, सिया तू कहाँ है और ये नंबर किसका है? सिया, हमें नहीं पता तनु, हमें एक अजीब सी जगह पर बांध कर रखा है, प्लीज़ तू आदित्य से हमारी बात करा दे, हमें बहुत डर लग रहा है। तनु, हाँ रुक। तनु आदित्य को कॉल करती है। आदित्य, नहीं तनु, अभी कुछ पता नहीं चला। तनु, जीजू सिया कॉल पर हैं, आप बात करो। आदित्य, क्या? सिया, सिया हेलो। सिया, आदित्य प्लीज़ हमें बचा लीजिए, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, ये फ़ोन भी हमने चुराया है, कुछ आदमी हैं जिन्होंने हमें बांध कर रखा है। आदित्य, तुम अपनी लोकेशन भेजो। सिया, मैं अभी आता हूँ। सिया, ये कीपैड है, हमें नहीं पता। आदित्य, दक्ष ये नंबर को ट्रेस करो। सिया, तुम घबराओ मत, हम अभी पहुँच रहे हैं। सिया फ़ोन काट कर बाहर जाती है तो वो लोग काफ़ी गुस्से में सिया को ही ढूंढ रहे थे। अब क्या करें, ये तो हमें जिंदा मार देंगे, क्या करूँ? सिया फ़ोन वहीं छिपा कर बाहर जाती है। रघु, अरे वो रही, कहाँ गई थी तू? वो सिया के बाल पकड़ लेता है। सिया, हमें छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है, हम बस वॉशरूम
वॉशरूम गए थे। रघु हमें पागल समझती है। और फ़ोन कहाँ है सूरज का, बता। सिया, फ़ोन? भाई साहब, आपको शक्ल से मैं चोर लगती हूँ क्या? अभी ऐसे शौक नहीं पाले हैं मैंने। वो तो आप ही हैं मुझे यहाँ छुपा कर बैठे हैं। सूरज आकर सिया का गला पकड़ लेता है। बहुत देखी है तेरी जैसी, मुझसे चालाकी नहीं कर पाएगी, अभी बताता हूँ। सूरज सिया पर हाथ उठाता है। सिया डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसे कोई टच महसूस नहीं होता। वो आंखें खोल कर देखती है तो सूरज का हाथ आदित्य ने पकड़ा हुआ था। आदित्य, सिया आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें और पता करिए आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इन्हें मिसेस वोरा को छूकर भी अपनी मौत को बुलाने पड़ा। पुलिस, आप चिंता मत कीजिए सर। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है जो सीधे सूरज की गर्दन में घुस जाती है। अभी सब लोग नॉर्मल हुए भी नहीं थे कि एक और गोली आकर रघु को लग जाती है। वो दोनों वहीं मर जाते हैं। सिया बहुत डर जाती थी। उसने आदित्य को कसकर गले से लगा लिया था। पुलिस, डोंट वरी मिस्टर वोरा, कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम पता लगा लेंगे। लेकिन आप प्लीज़ कुछ दिन के लिए अपनी फैमिली को हाई सिक्योरिटी पर रखिए। आदित्य जी, अगर कोई भी अपडेट हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अभी हम चलते हैं। आदित्य सिया को लेकर घर की तरफ आ जाता है। उधर तारा गुस्से में थी। हर बार बच जाती है। आज तो मेरा ही पत्ता कट जाता अगर मैं टाइम पर उन्हें शूट ना कराती तो। मुझे कुछ और तरीका निकालना होगा आदित्य को पाने का। अब जाल दोनों तरफ से बिछाऊंगी। आदित्य सिया को लेकर घर के अंदर आता है। तनु भी वहीं आ चुकी थी। वो लोग सिया को देखकर काफ़ी निश्चिंत थे। अब आदित्य भी सिया के पास बैठ जाता है। लता जी सिया को गले से लगाकर उसका माथा चूम लेती हैं। लता जी, रब्बा जी का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है, मैं सच में बहुत घबरा गई थी। सिया, दादी, जब तक आदित्य मेरे साथ है मुझे भला कुछ हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य, सिया तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट कर लेना। सिया जी, तनु, सिया चल, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। थोड़ी देर बाद सिया फ्रेश हो जाती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तनु सबको खाना परोसती है। सब लोग आज साथ में बैठकर खा रहे थे। आदित्य सिया को खुश देखकर काफ़ी रिलैक्स था। लता जी, अरे आदित्य, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? आदित्य, दादी, मैंने सोचा आज काफ़ी दिनों बाद सब नॉर्मल है तो फैमिली टाइम एंजॉय किया जाए। लता जी, फैमिली टाइम या हस्बैंड वाइफ टाइम? आदित्य, क्या दादी आप भी ना? सिया ये सुनकर अपनी नज़रें झुका लेती है। आदित्य की नज़र भी उसी पर थी। दक्ष, हाँ दादी, भाई सही कह रहे हैं, मैं थक गया रोज़ रोज़ इनके ऑर्डर सुनते सुनते। आज तो आराम से जी लेने दो। लता जी, तू ज़्यादा बेचारा मत बन, मुझे सब पता है। तेरे और तनु के बीच तुम दोनों भी जल्दी शादी कर लो ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊँ। आदित्य, अच्छा बेटा, इतना तंग करता हूँ मैं तुझे, रुक कभी बताता हूँ। आदित्य दक्ष के पीछे भागने लगता है। दक्ष, सिया भाभी प्लीज़ सेव मी। सिया, रहने दो आदित्य। आदित्य, नहीं, इसकी जबान बहुत चलने लगी है। सब खुश थे काफ़ी। लता जी, रब जी अब कोई मुसीबत ना आए। लता जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब उनके परिवार पर कोई मुसीबत ना आए, मेरे बच्चों पर। इन्हें यूं ही खुशी खुशी रखना। पुलिस छानबीन में जुटी है। वहीं आदित्य सिया को लेकर घर आ जाता है। वो लोग भी इस हादसे से अब बाहर निकल चुके थे। अब इसी तरह उन लोगों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को 3 महीने हो चुके थे। आज सिया घर पर ही रुकी थी क्योंकि उसका आर्टिकल वर्क भी खत्म हो गया था, इसीलिए ऑफिस सिर्फ दक्ष और आदित्य गए थे। सिया, दादी, आदित्य के तो बचपन के बहुत से किस्से होंगे, हमें कुछ बताइए ना। और दक्ष भैया के भी। लता जी, हाँ क्यों नहीं बेटा, दक्ष हमारा सगा पोता नहीं है, लेकिन हमने उसे सगे से भी बढ़कर प्यार दिया है और आदित्य की तो उसमें जान बसती है। सिया, फिर दादी? लता जी, दरअसल जिस हॉस्पिटल में आदित्य ने जन्म लिया था वहीं दक्ष ने भी जन्म लिया था, लेकिन कहते हैं ना किस्मत का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। दक्ष के पिता इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जन्म देते ही उसकी माँ भी इस दुनिया से चल बसी और ये नन्ही जान अकेली पड़ गई थी। तब आदित्य के माँ बाबा उसके आदित्य के साथ ही ले आए। सिया, ओह अच्छा। यही बातें करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और सिया की आंख लग जाती हैं। लता जी उसे वहीं सुलाकर चली जाती हैं। लता जी, राधा, हम बाहर जा रहे हैं किसी काम से, आप हमारी बहू का ख्याल रखिए। राधा जी, दादी,
ऑफिस में आदित्य, दक्ष जल्दी से मेरा आज का शेड्यूल रेडी करो। दक्ष, यस सर। कुछ वक्त बाद दरवाजा नॉक होता है। आदित्य, यस कम इन। दक्ष, सर हमें वीसी ब्रांड के नई लिपस्टिक की परफॉर्मेंस कल मीटिंग में दिखानी है, जहां रिपोर्टर्स भी होंगे। आज कोई काम नहीं है। बाकी मैंने परफॉर्मेंस वाली फाइल भी रेडी कर दी है, आप इसको पढ़ लीजिए और चेंज करनी है तो आप बता देना। सर एक बात और, नताशा आई है। आदित्य, व्हाट? नताशा यहाँ क्या करने आई है? दक्ष, सर वो तो नहीं पता। आदित्य, ठीक है, उसे भेजो यहाँ। कुछ समय बाद दक्ष नताशा को आदित्य के कैबिन में भेजता है। नताशा, हेलो मिस्टर वोरा। आदित्य, हेलो नताशा, कम सिट। बताओ कैसे आना हुआ? नताशा, नहीं मिस्टर वोरा, एक्चुअली कल मैं ओकेशन पर नहीं आ पाऊंगी, तो सोचा कहीं आपको ये ना लगे मैं आपकी इस सक्सेस से खुश नहीं हूँ, इसीलिए आज मिलने चलिए। आदित्य, अरे कोई बात नहीं, आप ना भी आती तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वैसे भी मेरी वाइफ ने काफ़ी तारीफ़ें सुनाई हैं मुझे आपकी, वरना मैं आपको थोड़ा बहुत ही जानता था। नताशा, वो हाँ, मतलब सिया बहुत प्यारी लड़की है, वो अच्छे आर्टिकल लिखती है, मेरी अच्छी दोस्त है। आदित्य, हो गया आपका मिस नताशा, या कुछ और बात भी करनी है? क्योंकि मैं अभी अपनी फाइल में बिजी हूँ। नताशा, नहीं इट्स ओके, मैं भी चलती हूँ। नताशा वहाँ से चली जाती है। उसको पहले ही सिया से नाराजगी थी, लेकिन अब तो नताशा के सर पर खून सवार था। नताशा, व्हाट द हेल, सारे प्लान उल्टे पड़ते जा रहे हैं। सोचा था इस सिया से आकाश को छीन लूंगी तो टूट जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो पूरी वीसी कंपनी की मालकिन बनकर बैठ गई है। और ये आदित्य अपने आप को भगवान समझता है। कुछ तो करना पड़ेगा इन दोनों का। नताशा किसी को कॉल लगाकर कुछ लाने को कहती है। मजा तो अब आएगा मिस्टर आदित्य वोरा, क्योंकि मैंने सुना है जितना नाम हो बदनाम भी उससे कहीं ज़्यादा होता है। कल आपकी शक्ल देखने लायक होगी। आदित्य भी अब लंच के लिए चला जाता है। उधर सिया की आंखें खुलती है तो 3 बज चुके थे। राधा बताती है कि दादी किसी काम से बाहर गई हुई है, तो वो तनु को घर बुला लेती है और वो लोग खूब बातें करते हैं। इधर नताशा वापस ऑफिस में आती है और दक्ष से कहती है, हेलो, वो एक्चुअली मेरा फ़ोन आपके सर के कैबिन में ही रह गया है, तो क्या मैं लेकर आ सकती हूँ? आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं। दक्ष, ठीक है चलो। दक्ष नताशा का फ़ोन उसे देता है तो नताशा बदतर रुतबे से मुड़ती है और बेचारे दक्ष के पैर पर उसकी हील भी आ जाती है। दक्ष, नताशा सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो उठने में मदद करती है। वेट, नताशा अपना सामान रखकर दक्ष को उठाती है और फिर 9-11 हो जाती है। दक्ष, क्या मुसीबत है, खुद हील पहनती है और भुगतना हमको पड़ता है। इसी तरह शाम हो जाती है। सब धीरे धीरे, सूरज भी डूबने लगा था। ऑफिस के कैबिन खाली होने लगे थे, लेकिन तभी दक्ष आदित्य के कैबिन में भागते हुए आता है। भाई, मेरा मतलब है सर, वो फाइल गायब है। आदित्य, क्या? लेकिन अभी तक तो वो यहीं पर थी ना। दक्ष, मुझे याद है, मैं ही आपको देकर गया था, लेकिन ये देखिए अंदर के पेज अलग है। आदित्य, ओह गॉड, अब कल सबके सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा कैसे और कौन कर सकता है? आज तो कोई एम्प्लॉय भी मेरे कैबिन में नहीं आया। दक्ष, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। आदित्य, घर चलते हैं, वहाँ बैठकर कुछ सोचेंगे। दक्ष, लेकिन फाइल? आदित्य, ये मेरा ऑर्डर है दक्ष। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। इतनी टेंशन में भूख किसको ही लगती। फिर वो लोग पुलिस मुश्किल में थोड़ा खाते हैं। लता जी, क्या हुआ आदि? दक्ष, आज तुम लोगों के चेहरे क्यों मुरझाए हुए हैं और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? सिया ने अपने हाथों से बनाया है बेटा। दक्ष, नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आज ज़्यादा काम था ना तो बस थक गए। और खाना, आज ऑफिस में छोटी सी पार्टी थी तो ज़्यादा स्नैक्स खा लिए थे। लता जी, ऐसा है तो ठीक है। उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सिया भी रोज की तरह दूरी बनाकर सो जाती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि आदित्य उसके काफ़ी करीब है। ये एहसास उसकी धड़कनें बढ़ा देता है। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ती है तो आदित्य की आंखें खुली थी। सिया, आप सोई नहीं? आदित्य, हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है। सिया, पर क्यों? सर दर्द है, मैं दबा दूं? आदित्य, ये सर दर्द दबाने से नहीं जाएगा। सिया, मतलब? आदित्य, कुछ बात है क्या? आदित्य, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। सिया, रुकिए, हम आपके लिए सर दर्द की दवाई लाते हैं।
ये लीजिए दवाई ले लीजिए। अरे पानी तो है ही नहीं, रुकिए हम किचन से पानी लेकर आते हैं। सिया किचन में पानी लेने जाती है तो उसकी नज़र बाहर गार्डन में बैठे दक्ष पर पड़ती है। सिया मन में, दक्ष भैया इस वक्त यहाँ, उन्हें तो मैंने कभी ऐसे पिछले 3 महीनों से जागते नहीं देखा। सिया हिम्मत करके दक्ष के पास जाती है। दक्ष, अरे भाभी आप आइए ना, आप सोई नहीं? सिया, नहीं, बस पानी लेने आई थी किचन में। दक्ष, ओह अच्छा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। सिया, दक्ष देखो, कुछ तो बात है जो तुम्हें और आदित्य को परेशान कर रही है। मैं तकलीफ कम तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे दर्द बांटोगे तो कम जरूर होगा। दक्ष, भाभी वादा करो आप ये किसी से नहीं बताओगे और ना ही भाई को बताना कि आपको सब मालूम पड़ गया है। सिया, हम वादा करते हैं। अब बताओ, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। दक्ष, एक्चुअली भाभी कल विशाल और बाकी ब्रांड्स मैनेजर सब अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे बिजनेस ऑफ द ईयर चुना जाता है, लेकिन वो फाइल आज शाम को गायब हो गई, पता नहीं कहाँ। अगर कल तक फाइल ना मिली तो मीडिया के आगे इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सिया, लेकिन आपको क्या लगता है? दक्ष, इसमें किसका हाथ हो सकता है? दक्ष, भाभी है तो किसी दुश्मन का याद, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग से हुआ है। कवर वही है, पेज अलग है, शायद कोई चाहता था कि हमारी कल एन मौके पर बेइज्जती हो। सिया, अच्छा कौन कौन था आज उस फाइल के आसपास? तुमने आखिरी बार फाइल कब देखी थी? दक्ष, भाभी मैंने जब भाई के कैबिन में फाइल भेजी तो वही फाइल थी, लेकिन शाम को वो नहीं थी और आज कैबिन में भी कोई नहीं आया, बस नताशा आई, मुश्किल से 6-7 मिनट में चली गई। सिया, नताशा? लेकिन क्यों? दक्ष, वो भी कल मीटिंग में आएगी, शायद उससे रिलेटेड बात हो। सिया, ये सारा काम पक्का नताशा का है? तुम्हें कुछ अजीब लगा था उसके बिहेवियर में? दक्ष, नहीं, लेकिन हाँ, वो फ़ोन भूल गई थी, मैं ही गया था फिर भाई के कैबिन में उसका फ़ोन दिलाने, उसने तो मेरे पैर पर हील रखकर जान ही निकाल दी थी मेरी, फिर सॉरी सॉरी कह रही थी। सिया, देखा, मैंने कहा था ना, जैसे ही आपको दर्द हुआ आपका ध्यान बटा और नताशा ने आपको ठगा। दक्ष, ठगा मतलब भाभी? सिया, उस सब का टाइम नहीं है मेरे पास, एक काम करोगे, हमें फाइल वापस मिल सकती है। दक्ष, सच में? लेकिन कैसे? सिया, धीरे बोलो, हमें जाना है, पूरे घर को नहीं, मैं आपके भैया को पानी देकर आती हूँ, आप तब तक तनु को कॉल करो, हम उसके साथ जाएंगे। दक्ष, पर भाभी तनु क्यों? सिया, क्योंकि वो बचपन से लॉक खोलने में एक्सपर्ट है, अब चाबियां तो हमें कोई देगा नहीं वहाँ की। दक्ष, वाह क्या टैलेंट है। ठीक है भाभी, ठीक है, आधे घंटे बाद आप वहीं मिलना। सिया वापस पानी लेकर रूम में जाती है तो देखती है आदित्य पहले से ही सो चुका था। सिया भी जल्दी जल्दी वक्त का इंतजार करती है, समय के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ रही थी। आखिरकार आधे घंटे में वो लोग बाहर की ओर चल देते हैं। सिया, भैया पहले हमें अपने ऑफिस जाना है ताकि हम वो फेक फाइल रियल फाइल की जगह रख सके। दक्ष, ठीक है भाभी। वो लोग रास्ते से तनु को भी साथ लेते हैं और फेक फाइल लेकर नई कंपनी की तरफ चल देते हैं। सिया, तनु आराम से हो तो जाएगा ना? तनु, देखती जा मेरी जान। तनु बहुत सारी चाबी का गुच्छा लाई थी जिसमें लगभग 17 चाबी थी, कुछ ही पलों में चाबी फिट होकर लॉक खुल जाता है। वो लोग लाइट लेकर सीढ़ियों से ही अंदर जाने लगते हैं। दक्ष, तनु भाभी का हाथ पकड़ो और मेरा, ऐसा ना अंधेरे में हम सब खो ही जाएं। सिया, दक्ष आपको क्या लगता है उसने वो फाइल कहाँ रखी होगी? दक्ष, भाभी मुझे लगता है वो उसी के कैबिन में होगी। वो लोग नताशा के कैबिन में पहुंचकर ढूंढना शुरू करते हैं, 20-25 मिनट हो जाते हैं, बावजूद उसके उन्हें फाइल तो क्या उसका एक पेज भी नहीं मिलता। तनु थक कर नताशा वाली टेबल पर ही बैठ जाती है। यार थक गए, मिल ही नहीं रही फाइल, फाइल हो गई या मेरा दूल्हा, कहीं वो उस फाइल को अपने घर ना ले गई हो। तभी तनु का हाथ टेबल के नीचे बने कबर्ड में लगता है। ये क्या है? दक्ष और सिया भी वहीं आते हैं। तनु, तुम इसे खोल सकती हो क्या? तनु, क्यों नहीं दक्ष सर, जरूर। तनु लॉक खोलने के लिए अपनी सारी चाबी लगाती है लेकिन लॉक खुलता ही नहीं है। सिया, अब क्या करे? ओह गॉड, कुछ सोच सिया, जल्दी सोच। तनु, सिया 1 मिनट, हेयर पिन दे। तनु सिया की हेयर पिन से लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, तभी एकदम टक से आवाज़ होती है और लॉक खुल जाता है। सिया, थैंक गॉड तनु यार, थैंक यू। दक्ष जल्दी से फाइल देखता है, उसमें सबसे नीचे वही फाइल मिल जाती है। भाभी मिल गई फाइल, यही है वो फाइल। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। सिया, बस बस तनु को भी थैंक यू बोलो। अच्छा, यहाँ हमें नहीं रुकना चाहिए। तनु, तुम ये फेक फाइल वहाँ रखकर वापस ये कबर्ड नॉक कर दो और तुम दोनों बाहर जाओ, मैं फाइल लेकर आती हूँ। दक्ष, भाभी लेकिन काफ़ी अंधेरा है,
अगर सिया दक्ष हम आ रहे हैं, बस पीछे पीछे आप चलिए। दक्ष जी भाभी। दक्ष और तनु के जाने के बाद सिया ऑफिस में रखी फाइल थोड़ा इधर उधर कर देती है और फाइल को सामने से नहीं बल्कि दुपट्टे में छिपा कर लाती है। उसके नीचे आने के बाद तनु वापस लॉक कर देती है और वो लोग तनु को ड्रॉप करके घर के लिए निकल जाते हैं। दक्ष भाभी, ये आपकी मेहनत है, मैं चाहता हूँ ये फाइल आप भैया को दे और मुझसे किया वादा तोड़कर भाई को सब बात बता दे। सिया ठीक है, मैं ये फाइल लेकर कल आऊँगी। मुझे भी ये वादा चाहिए कि जब तक मैं ना हूँ आप किसी को नहीं बताएंगे कि फाइल मिल गई है। दक्ष ठीक है भाभी, पर जल्दी आना, मुझसे भाई को तकलीफ में नहीं देखा जाता। सिया ठीक है। अगले दिन आदित्य टेंशन में बैठा था। काफ़ी लोग आने शुरू हो गए थे, मीडिया भी आ चुकी थी, इवेंट बस शुरू ही होने वाला था। लेकिन ये क्या, नताशा भी वहाँ आई थी। वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। मुझे सीसीटीवी फुटेज भेजो रात की और सभी अपडेट अभी के अभी। आदित्य खुद को संभालता है और इवेंट में आकर बैठ जाता है। दक्ष सिया का इंतजार कर रहा था। मीटिंग शुरू होती है। सब बिजनेसमैन एक एक करके अपने बजट की जानकारी दे देते हैं। हालांकि नताशा इस बार टॉप 10 में शामिल ही नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद नताशा को एक वीडियो आता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज थी। उसे सिया, दक्ष और तनु अंदर जाते नजर आते हैं और कुछ वक्त बाद दक्ष और तनु बाहर आते हैं। नताशा, ये सिया कहाँ रह गई, कहीं इसे फाइल मिल तो नहीं गई ना। तभी कैमरे में दिखता है कि सिया भी कैबिन से खाली हाथ बाहर आती है। उसके बाद नताशा कैबिन की वीडियो देखती है जिसमें सारी फाइल उलट पलट थी। तभी माइक से आदित्य को बुलाया जाता है। नाउ मिस्टर आदित्य वोरा, कम टू द स्टेज। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। इधर दक्ष भी परेशान था कि सिया अब तक आई नहीं, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। आदित्य हिम्मत जुटाकर कहता है, आई एम सॉरी कि मैं आप सबको निराश कर रहा हूँ, लेकिन कल रात हमारे ऑफिस से ना जाने किसने वो फाइल चोरी कर ली। हम वापस बजट पर काम कर रहे हैं, कुछ ही घंटों में मैं आपको बजट शो कर दूंगा। तभी मीडिया में से कोई बोलता है, फाइल गायब हो गई। आदित्य सर, हमने आपसे इस तरह की लापरवाही की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। नताशा, इसका मतलब उस सिया को सच में फाइल नहीं मिली। सो सैड। बेचारे आदित्य की इज्जत तो फलूदा बन गया। चल नताशा, अब पति की बेइज्जती हुई है तो इनकी धर्म पत्नी की भी इज्जत करा ही देते हैं। तभी नताशा उठकर तेज आवाज में बोलती है, इतना ही नहीं, मिस्टर आदित्य को लगता है कि उनकी ये फाइल चुराने का घटिया काम मैं करूंगी, इसीलिए तो इन्होंने अपनी वाइफ को चोरी छिपे मेरे ऑफिस भेजकर छानबीन करने की कोशिश की। आदित्य, व्हाट, मेरी वाइफ चोर नहीं है। दक्ष, ये आप क्या बोल रही हैं। नताशा, बिल्कुल, चोर चोरी करने के बाद ऐसा ही बोलता है। आप शायद अपनी वाइफ के, ओ सॉरी, अपनी चोरनी वाइफ के प्यार में इतना गिर चुके हैं कि आपको पहले तो फाइल का ख्याल नहीं रहता और अब आप बहाने बना रहे हैं। मीडिया, आप ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं मिस नताशा। नताशा, ओह प्लीज़। नताशा कभी भी बिना सबूत के नहीं बोलती। उसके बाद नताशा जाकर वीडियो लैपटॉप के थ्रू पूरी स्क्रीन पर चला देती है जिसमें रात की सभी क्लिप थी। आदित्य इस वक्त खुद को बेसहारा सा महसूस कर रहा था। मीडिया, ये सब क्या है मिस्टर आदित्य। नताशा, मिस्टर आदित्य वोरा, बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं मजाक के ढंग से। लगता है इनको इनकी वाइफ की याद आ रही है। क्या आपकी वाइफ यही सब करती है। क्या आपने नताशा से परमिशन ली थी। नताशा, मिस्टर आदित्य वोरा, बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं। लगता है इनको इनकी वाइफ की याद आ रही है। शट अप मिस नताशा, खबरदार, अगर मेरे पति के खिलाफ एक और लफ्ज अपनी जुबान से बाहर निकाला तो। बाहर दरवाजे से सिया की आवाज़ आती है। सिया की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। सिया ने आज ब्लैक साड़ी पहनी थी जिसमें खुले बाल और गुस्से से लाल चेहरा गजब ढा रहा था। सिया गुस्से में स्टेज पर आती है। नताशा, ओह, तो आप मुझे चुप करेंगी। सिया, अगर मेरे करने से आप चुप होती तो कब की कर चुकी होती, पर आप ठहरी पैदाइशी बशर। नताशा, हाउ डेयर यू। सिया, मेरे पास आपकी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। सो हेलो एवरीवन, आई एम सिया आदित्य वोरा। इतना काफ़ी है क्योंकि इससे ज़्यादा तारीफ शायद मिस नताशा मेरी कर चुकी है। तो अब मैं आप सबको कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ दिखाऊंगी। सिया आदित्य के कैबिन की वीडियो ऑन करती है जिसमें दक्ष के पैर पर हील पड़ते
वो झुका और नताशा ने अपना पर्स टेबल पर रखते हुए जल्दी से वो फाइल उसमें रख ली थी और एक फेक फाइल वहां रखकर दक्ष को उठाया और तेजी से वहां से भागे। नताशा, ये क्या बकवास है? सिया, ये देखिए, ये फिंगरप्रिंट टेस्ट है जिस पर मेरे पति और दक्ष के अलावा नताशा के फिंगरप्रिंट्स भी मैच होते हैं। आई एम सॉरी मिस नताशा, आपके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए मुझे आपका सीक्रेट डायरी उठाना पड़ा, लेकिन मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं। वो क्या है ना, मैं आपकी तरह बेशरम नहीं हूँ। सो गाइस, उसके बाद आप मिस नताशा की दिखाई वीडियो में जूम करके देख सकते हैं मेरे दुपट्टे में कुछ छुपा है। एक्चुअली ये मैंने अपने पति की फाइल है जो वापस वहाँ से ली, और अपनी अमानत वापस लेना चोरी तो नहीं होती। कैमरे में फाइल न दिखने पर उन्हें लगा मुझे वो फाइल नहीं मिली, तो इन्होंने ये ड्रामा किया। उसके बाद सिया नताशा की तरफ मुड़ती है और उसके गाल पर खींचकर तमाचा लगाती है, ये मेरे पति की इंसल्ट करने के लिए। फिर दूसरे गाल पर चाटा लगाती है, ये मेरे पति की आंखों में आंसू लाने के लिए। उम्मीद है कि अगली बार कुछ करने से पहले ये थप्पड़ याद कर लोगी। नताशा, हाँ हाँ किया है मैंने सब कुछ, मैंने ही चुराई थी आदित्य की फाइल। पहले इस आदित्य ने मुझसे मेरी इतने साल की मेहनत छीन ली, वो लिपस्टिक की डील लेकर, और उसके बाद तुम अपनी उसकी पत्नी बन गई और तुम दोनों को खुश देखकर जलन होती है। मुझे नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती थी मैं आदित्य, लेकिन ये तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी ने तुम्हें बचा लिया। ये कहकर नताशा रोने लगती है। तभी विशाल पुलिस को कॉल करके नताशा को अरेस्ट करा देता है। उसके बाद आदित्य अपना बजट रिप्रेजेंट करता है और हर बार की तरह उसको बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। जब आदित्य का नाम अनाउंस होता है, वो दक्ष को इशारा करता है। दक्ष आकर सिया को स्टेज पर लेकर जाता है और आदित्य सिया को आगे बढ़ाकर अवार्ड दिलाता है। उसके बाद इवेंट खत्म होता है और सिया को आदित्य कसकर गले लगा लेता है। थैंक यू सो मच, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं दुनिया को फेस भी ना कर पाता, लेकिन तुम लोगों ने ये किया कैसे? सिया, पहले आप मुझे छोड़िए और आराम से घर चलिए, उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? आदित्य, ठीक है। उसके बाद सब लोग घर पहुंचते हैं और लंच करते हैं। सिया और दक्ष आदित्य को पूरा मैटर बताते हैं। ये न्यूज़ हर जगह टीवी पर ट्रेंडिंग में चल रही थी। तो वहीं जब आकाश को पता चला कि सिया ने नताशा को अरेस्ट करा दिया, तो वो पागल सा हो गया था, क्योंकि उसने नताशा से पैसे के लिए ही तो रिश्ता रखा था। अब उसका खर्चा कैसे चलता भला? आकाश, सिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं सोच रहा था तुम्हें सीधे तरीके से पालूं, लेकिन तुम तो मेरा ही जीना मुश्किल करती जा रही हो। अब देखो, मैं तुम्हारी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, तब तुम्हें पता लगेगा बदनामी क्या होती है। आदित्य और सिया उस दिन काफ़ी एंजॉय करने जाते हैं। वो लोग शॉपिंग करके आते हैं। हालांकि आदित्य को अपने लिए शॉपिंग करने की आदत नहीं थी, वो दक्ष से ही कपड़े बोल देता था, लेकिन आज वो पहली बार सिया के साथ शॉपिंग करने आया था। सभी लड़कियां सिया से काफ़ी जल रही थी, तो वहीं सिया भी कुछ कम सुंदर नहीं लग रही थी। उसके बाद सिया की नज़र एक टेडी बियर शॉप पर पड़ती है। वह चिल्लाकर कहती है, आदित्य प्लीज़ मुझे एक टेडी बियर दिलाओ ना। आदित्य, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम टेडी बियर से खेलने लायक थोड़ी बची हो। सिया, मुझे नहीं पता, मुझे टेडी बियर ही चाहिए। आदित्य, अच्छा, अगर तुम्हें टेडी बियर चाहिए तो हम अपना बना सकते हैं। सिया, क्या आपको आता है बनाना? आदित्य, हाँ, वह तो सबको बनाना आता है। सिया, अच्छा, लेकिन कैसे? क्या तुम्हारी टेडी बियर की अलग से कोई फैक्ट्री है? आदित्य, नहीं नहीं, वो तो रब जी की फैक्ट्री होती है। सिया, मतलब? हाँ। आदित्य, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। आदित्य, सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था। सिया, हाँ गुड, वैसे भी याद है ना कॉन्ट्रैक्ट की कि हम फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। आदित्य, तुम्हें ये हर बात कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाना ज़रूरी होता है क्या? मुझे भी मालूम है। सिया, क्यों, दर्द होता है? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? आदित्य, प्यार और तुमसे रहने ही दो, चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। आदित्य मन में, हाँ सिया, शायद प्यार ही है, मैं अपने आप नहीं समझ पा रहा, एक अजीब सी बेचैनी है, क्या है क्यों है? मन करता है तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो,
तुमसे बात करता रहूं। सिया मन में, तुम्हारा पता नहीं आदित्य, लेकिन शायद मेरे दिल में बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये सब बताकर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होने दूंगी। वैसे भी अभी 1 ही महीना तो बाकी है, उसके बाद वो लोग घर आकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सिया की आंख तनु के कॉल से खुलती है। हाँ तनु बोल। तनु मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। सिया मतलब तनु मैं फाइनली कनाडा जा रही हूँ। सिया ओ गॉड रियली। तनु हाँ सच में। सिया और हमारे दक्ष का क्या? तनु मुझे क्या पता। सिया जाते जाते तो बोलती जा, क्या पता फिर कब आना हो। तनु बात तो तेरी सही है यार, मैं कल जा रही हूँ, तो आज शाम को मिलते हैं कैफ़े में। सिया पक्का डन। उसके बाद सिया जैसे ही उठकर बाथरूम की तरफ जाती है, एकदम बाहर टॉवल में आदित्य आ जाता है। सिया ओ रब्बा, पागल हो क्या, कपड़े नहीं है। आदित्य तो मैं कौन सा न्यूड हूँ और लड़कों का इतना चलता है, वैसे हॉट हूँ ना मैं। सिया आदित्य प्लीज़ कपड़े पहनो। आदित्य सिया की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। सिया आदित्य ये क्या कर रहे हो? आदित्य वही जो पति पत्नी को करना चाहिए। सिया लेकिन आदित्य अब कॉन्ट्रैक्ट मत एक्सप्लेन करने लग जाना, फिजिकल नहीं हो रहा हूँ, जस्ट किस कर सकता हूँ। आदित्य की सांसें अब सिया की सांसों से टकरा रही थी। दोनों की धड़कनें तेज रफ्तार पर थी। सिया के हाथ धीरे धीरे आदित्य के बिना शर्ट वाले कंधों पर जाने लगते हैं। अब आदित्य का एक हाथ सिया के फेस पर था और एक कमर पर। वो अंगूठे से सिया के होठों को छूता है। सिया के शरीर में जैसे झंझनाहट सी होती है, एक अजीब सी बेचैनी सिया के दिल में उभरने लगी थी। दोनों की आंखों में बेपनाह प्यार दिख रहा था। लेकिन तभी आदित्य को शरारत सूझती है। वो सिया को इस हालत में देखकर छोड़ देता है और शर्ट पहनने लगता है। सिया को अजीब लगता है तो वो आंखें खोल कर देखती है। आदित्य अपनी शर्ट के बटन लगाकर स्माइल कर रहा था। आदित्य सो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया मैंने, देखो। सिया जल्दी से आदित्य के पास जाकर उसके शर्ट के कॉलर पकड़कर खींच लेती है और होठों से होठ मिला देती है। आदित्य तो जैसे चाहता ही ये था, वो दोनों सब कुछ भूलकर उस लम्हे में खो जाते हैं। अब आदित्य का खुद से कंट्रोल कम होता जा रहा था। उसके हाथ सिया की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। करीब 10 मिनट बाद सिया को सांस न आने की वजह से आदित्य रुक जाता है। सिया के गाल लाल हो गए थे। आदित्य उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेता है। सिया आदित्य अब हमें रेडी हो जाना चाहिए। आदित्य ठीक है। सिया भागकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। शॉवर ऑन करके वो हथेलियों से अपना चेहरा छिपा लेती है। थोड़ी ही देर बाद वो रेडी होकर नीचे आती है। सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आदित्य को तो जैसे अब सिया के नाक में दम करना था। वो धीरे धीरे सिया का हाथ पकड़ लेता है। सिया क्या कर रहे हो आदित्य, छोड़िए। आदित्य उसका हाथ और टाइट पकड़ लेता है। सिया उसके हाथ से अपना हाथ बड़ी मुश्किल से छुटाती है। इस बार जब उसे आदित्य का हाथ आता महसूस होता है तो वो दूसरी तरफ बैठे दक्ष का हाथ पकड़कर आदित्य के हाथों में दे देती है। दक्ष ओ भाई, हाथ क्यों दबा रही हो? सिया को हंसी आ जाती है। आदित्य वो दादी में सोच रहा था, सिया भी ग्रेजुएट है, क्यों ना ये साथ साथ हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले। अब आप तो अनाथ आश्रम संभालती हैं, ये अकेली रहेगी घर पर, तो वहाँ सही रहेगा। आपका क्या ख्याल है? लता जी हमारे हिसाब से तो बड़ा अच्छा ख्याल है। सिया बेटा क्या आप कंपनी ज्वाइन करना चाहती हैं? सिया ठीक है दादी, वैसे भी सही बोल रहे हैं, हम बोर हो जाएंगे। तनु भी कल कनाडा जा रही है। लता जी अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। दक्ष व्हाट, भाभी आप सच बोल रही हो? सिया आप खुद पूछ लीजिए। वैसे दादी तनु ने हम सबको कॉफ़ी पर बुलाया है शाम को, तो अगर आपकी परमिशन हो तो। लता जी बिल्कुल बेटा, हमें तो आज थोड़ा काम है, कोई आ रहा है आज आश्रम, तो हमारा आशीर्वाद उनको देना, बाकी आप तीनों चले जाना। आदित्य ठीक है दादी, फिलहाल हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। सिया आदित्य और दक्ष ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दक्ष आप लोग चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। सिया जाते जाते दक्ष से कहती है, वैसे भैया एक गिफ्ट तो ले ही लेना और दिल की बात बोल देना, कभी पता चले वहीं बस गई जाकर। कहकर सिया आदित्य के साथ अंदर जाने लगती है। आज सब लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि उनके बॉस की वाइफ जो आई थी। आदित्य सिया को अपने कैबिन में ले जाकर थोड़ा काम बताता है, जिसको सिया वहीं करने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकल जाता है। शाम का वक्त था। आदित्य दक्ष को जल्दी भेज देता है ताकि वो तनु के साथ कंफर्टेबली बात कर सके।
अब धीरे धीरे ऑफिस भी खाली होने लगा था। आदित्य और सिया भी निकलते हैं, तभी सारी लाइट ऑफ हो जाती हैं। सिया, आदि ये क्या हुआ? आदि, तुम कहाँ रह गए? हेलो। तभी आदित्य फ्लैश ऑन करता है। सिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आदित्य सिया को हक कर लेता है। वहाँ वो दोनों बिजी होंगे, उनको क्या डिस्टर्ब करना। सिया, ज़्यादा सर पर मत बैठो, एक किस क्या कर ली? आप तो पूरा हनीमून बनाने के मूड में हो। आदित्य, अच्छा, क्यों तुम्हें नहीं मनाना कभी हनीमून? सिया, आदित्य प्लीज़। तभी सिया का फ़ोन रिंग करता है। देखिए, तनु का कॉल आ गया, चलिए हम लेट हो रहे हैं। आदित्य, हाँ, पूरी दुनिया के लिए टाइम है, बस मेरे लिए ही नहीं है। चलिए मोहतरमा। आदित्य और सिया तनु से मिलने जाते हैं। दक्ष ने भी तनु को प्रपोज कर दिया था। काफ़ी रात होने के बाद वो लोग डिनर करके सो जाते हैं। आज सिया भी तनु के लिए बहुत खुश थी। वो तनु कनाडा जो जा रही थी। दक्ष ने भी तनु को प्रपोज कर दिया था। रात काफ़ी होने के बाद सब लोग डिनर करके सो जाते हैं। अगली सुबह सिया, आदित्य जल्दी उठो, देखो 10 बज गए हैं। आदित्य, सोने दो ना यार, वैसे भी आज संडे है, प्लीज़। सिया, आदित्य लेकिन तनु आज कनाडा जा रही है, एटलीस्ट उसे बाय तो बोलने जा सकते हैं ना। आदित्य, ठीक है। सिया जल्दी से नीचे जाकर ब्रेकफास्ट की तैयारी करती है। तब तक आदित्य और दक्ष रेडी होकर आते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और एयरपोर्ट पर चलने लगते हैं। सिया, अरे मैं अपना फ़ोन भूल गई, आप लोग चलिए, मैं फ़ोन लेकर आती हूँ। सिया वापस रूम में आकर फ़ोन उठाती है। अरे ये मिस्ड कॉल शायद तनु की ही होंगी। वो तेज़ी से भागकर बाहर कार तक पहुँचती है और फिर सब एयरपोर्ट चल देते हैं। वो लोग पहुँचकर तनु को ढूंढते हैं। तनु इमोशनल होकर सिया को गले लगा लेती है। मैं तुझे बहुत मिस करूँगी तनु, आई होप हम लोग जल्दी ही मिले। तनु, ज़रूर, बी स्ट्रांग। आदित्य, हम भी हैं शायद यहाँ। तनु, तनु ऑब्वियसली जीजू, क्यों नहीं, आपको भी बहुत मिस करूँगी। आदित्य, फिर तो अच्छा है, वैसे मैं दक्ष को हर महीने तुमसे मिलने भेजा करूँगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। तनु, थैंक यू जीजू। उसके बाद सब लोग बात करते हैं। इसी बीच सिया को कॉल आता है। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, अननोन नंबर है, पता नहीं कौन था। सिया कॉल कट करके वापस सबके पास आ जाती है। थोड़ी ही देर में वो लोग तनु को बाय बोलकर घर आ जाते हैं। आदित्य स्टडी रूम में अपने ऑफिस वर्क में लगा था। दक्ष अपने दोस्तों के साथ आज पार्टी करने गया था। सिया थोड़ी देर खाने का काम करके रूम में आती है। वो थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करने के लिए उठाती है, तभी उसका ध्यान आज की तारीख पर जाता है। सिर्फ एक हफ्ता। हाँ, सिया अपना व्हाट्सएप ऑन करती है तो किसी अननोन नंबर से उसे मैसेज आता है। वो मैसेज ऑन करती है तो उसमें सिया और आकाश के कुछ फ़ोटोज़ थे। वो देखकर सिया घबरा जाती है। ये कौन है और इसके पास मेरे फ़ोटोज़ कैसे आए? सिया घबरा कर उस नंबर पर कॉल करती है। सिया, हेलो, कौन हो तुम और तुम्हारे पास मेरे फ़ोटोज़ कैसे आए? शांत यार, कितना गुस्सा करती हो, मूड मत खराब करो, वरना तुम्हें पता है ना इन फोटोज से क्या क्या हो सकता है। सिया, ओ गॉड, आकाश तुम? आकाश, अरे भूली नहीं अब तक, इतना प्यार करती हो। सिया, अपनी बकवास बंद करो आकाश, आखिर चाहते क्या हो? तब तो मेरा भरोसा नहीं किया था, अब मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद करने आ गए। आकाश, हाय वही गुस्सा, अब ना मुझसे तमीज़ से बात करो, मैं नताशा नहीं आकाश हूँ। 2 मिनट नहीं लगेगी अपनी और तुम्हारी फ़ोटो वायरल करने में, कितना मज़ा आएगा ना। लोगों की चहेती सिया शेरगिल, ओ सॉरी सिया, आदित्य वोरा अपने बॉयफ्रेंड के इतने क्लोज थी। सिया, क्यों कर रहे हो ये सब, क्या चाहते हो? आकाश, मैं तो चुप ही था, नताशा को जेल भेजकर तुमने मजबूर किया है मुझे ये सब करने से। ये कहकर आकाश कॉल कट कर देता है और सिया के व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, आज शाम तनु के पुराने घर के नीचे मिलो, 10 लाख रुपए लेकर आना, उसके बाद मैं ये सब फ़ोटो पोस्ट नहीं करूँगा। सिया, लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, प्लीज़ मेरी लाइफ बर्बाद मत करो, आदित्य का पूरा करियर ख़राब हो जाएगा। आकाश, ठीक है, फिर या तो पैसे लाओ या दोनों गालियाँ खाओ, आज रात ठीक 10 बजे, बाय बाय बेबी। सिया की आंखों में पानी आ जाता है, इतनी जल्दी 10 लाख कहाँ से लाओ? ओ गॉड, मुझे कुछ भी
भी समझ नहीं आ रहा है। तभी उसे याद आता है कि आदित्य ने उसे एक कार्ड दिया था, वो उसमें पहले चेक करती है तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल था। अभी इसमें से दे दूंगी, लेकिन वक्त रहते मुझे आदित्य को भी ये बताना होगा, लेकिन कहीं उससे वो मुझसे नफरत करने लगा तो। सिया आज काफ़ी परेशान थी। वो ना कुछ खाती है, बस वो सो जाती है। रात के कभी 9:30 बजे वो घर से निकल जाती है। सिया, दादी हमें दोस्तों से मिलने जाना है, हम जल्दी ही आ जाएंगे। लता जी, तो बेटा आदित्य या दक्ष को ले जाओ। सिया, नहीं दादी, ऐसा वैसा, वो एक्चुअली हम थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। लता जी, ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। सिया, जी दादी। सिया कार लेकर तनु के पुराने घर की तरफ चली जाती है। सिया देखती है कि आकाश वहाँ पहले से ही खड़ा हुआ है। सिया, बोलो आकाश, आ गई तुम? आए, कितने दिन बाद इतने करीब से देख रहा हूँ। सिया, ओ प्लीज़, ये घिनौने हाथ मुझे लगाना भी मत। आकाश, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? बोला ना कि तमीज़ से बात करो, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, भूलो मत। सिया, प्लीज़ आकाश, अपनी लिमिट में रहो। आकाश, पैसे लाई हो तो चुपचाप दो। सिया, हाँ ट्रांसफ़र करती हूँ, पर पहले फ़ोटो डिलीट करो। आकाश उसके सामने उसके और अपने फ़ोटोज़ डिलीट कर देता है। सिया पैसे ट्रांसफ़र करती है। सिया, अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं ख़त्म। सिया वापस आ जाती है। आदित्य, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सिया, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आदित्य, समझी नहीं या नाटक कर रही हो ना समझने का? सिया, इधर आकाश से मिलने गई थी, तब तक घर पर क्या हुआ आइए जान लेते हैं। आदित्य अपने ऑफिस का वर्क कर रहा था, उसके बाद सब लोग डिनर करने नीचे आते हैं। दक्ष, दादी भाभी नहीं आई? लता जी, बेटा वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए जल्दी ही आ जाएगी। आदित्य, पर दादी ऐसे अकेले? लता जी, अरे बेटा, लड़कियों की कुछ बातें होती हैं जो वो सबके सामने शेयर नहीं कर सकती। अकेली है तो थोड़ा कंफर्टेबली बात कर पाएगी। आदित्य, दादी उन सब किडनैपिंग के बाद हमारा मन नहीं मानता। वैसे भी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल ही रही है, पता नहीं उन सब के पीछे कौन था। मैं अभी सिया को लेने के लिए निकलता हूँ। लता जी, हमें आपके फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप उन्हें कॉल करके पूछिए और चले जाइए। आदित्य डिनर करने के बाद फ़ोन करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी स्क्रीन पर किसी का नाम फ्लैश होने लगता है, तारा। आदित्य हैरान होकर कॉल उठाता है। आदित्य, तारा बोलो, क्या बात है, इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? तारा, हे आदित्य, थैंक गॉड, कम से कम नाम तो याद है तुम्हें मेरा। आदित्य, मैं कुछ समझा नहीं। तारा, तुम मुझे एक टाइम पर अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानते थे, और आज इतनी बड़ी सक्सेस पर पार्टी भी नहीं दोगे? हाँ, माना कि उस दिन शूट पर मेरी गलती थी, लेकिन अब क्या इतने सालों की दोस्ती ऐसे भूल जाओगे? मुझे पार्टी चाहिए, तो बताओ हम कब मिल रहे हैं? आदित्य, ठीक है, अभी 4 दिन में मीटिंग में बिजी हूँ, उसके बाद 2 दिन कुछ प्रोग्राम में जाना है। तारा, मतलब ये पूरा हफ्ता बिजी? चलो प्रोग्राम में दिन में बिजी रहोगे, 4 दिन बाद हम रात को किसी रेस्टोरेंट में ट्रीट कर सकते हैं। प्लीज़ आदि, मना मत करना, प्लीज़ प्लीज़। आदित्य, ठीक है, मिलते हैं, अभी मैं बिजी हूँ, बाय। कॉल कट हो जाती है और आदि सिया को लेने के लिए कार लेने जाता है। इधर तारा, आदि थैंक यू सो मच, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम उस सिया से नहीं मुझसे प्यार करते हो। आदित्य जाहिर होता है कि सिया उसे बाहर मिल जाती है। आदित्य, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सिया, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आदित्य, समझी नहीं या नाटक कर रही है ना समझने का? सिया, हाँ। आदित्य, अकेले क्यों गई? फिर से किसी मुसीबत में फंसना चाहती थी? मैं तुम्हें ही लेने जा रहा था। सिया मन में, थैंक गॉड आदित्य को कुछ पता नहीं चला। सिया, आदित्य, हम थोड़ा उनके साथ घूमना चाहते थे और वो भी सब साथ थे हमारे साथ, हमें कुछ नहीं हुआ देखो। आदित्य, ठीक है, तुमने कुछ खाया? सिया, आदित्य, ठीक है, चलो रात काफ़ी हो गई है, सो जाओ, कल मीटिंग है, याद है ना? दोनों रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगले 4 दिन मीटिंग में यूं ही गुजर जाते हैं। आदित्य और सिया ऑफिस में वर्क में काफ़ी बिजी रहते हैं। अगले दिन आदित्य को किसी चैरिटी शो में जाना था, इसीलिए सिया ऑफिस संभालती है। आदित्य जल्दी फ्री हो जाता है तो वो भी ऑफिस की तरफ मुड़ जाता है। तभी ख्याल आता है कि तारा ने मिलने के लिए बोला था। मुझे पता है तारा,
बहुत जिद्दी है, आज उससे भी मिल ही लेता हूँ, वरना हमेशा की तरह कॉल करके डिस्टर्ब करेगी। आदित्य तारा को मैसेज करता है तो तारा ने पहले से एक रेस्टोरेंट में बुकिंग की हुई थी, वो उसको एड्रेस भेज देती है। आदित्य पहले पहुंच जाता है, तारा थोड़ी देर बाद आती है। उसने अपना पर्सनल स्पेस बुक किया था। तारा, कम आदि, लेट्स सेलिब्रेट। मैं बस तुम्हारा आधा घंटा लूँगी बिकॉज आई नो तुम काफ़ी बिजी हो। तारा, हे आदि, आज पैक तुम बनाओ, ओकेजनली तो थोड़ा चलता है ना। आदित्य, ठीक है, लेकिन डोर लॉक कर दो, ऐसा ना हो मीडिया तक फोटो जाए और कोई गलत समझ ले, वैसे भी आई एम मैरिड। तारा उठकर डोर लॉक कर कर आती है। तारा, तुमने अब तक नहीं बनाया पैक, और फ्लावर्स के साथ क्या कर रहे हो। आदित्य, बनाता हूँ। आदित्य अपने ग्लास में आधे से भी कम सिर्फ बियर लेता है और तारा का काफ़ी ग्लास भर देता है। तभी तारा अपना हाथ ग्लास पर मार देती है। ओ आई एम सॉरी आदित्य, तुम प्लीज़ वॉशरूम यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट साइड में। आदित्य उठकर वॉशरूम में जाता है। तभी तारा ग्लास में पहले जितनी बियर मिलाकर उसमें ड्रग्स मिला देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर तारा आदित्य को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकती है, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।